प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा साक्षात्कार। आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। अवश्य आइए। आपसे न जाने कितनी बातें करनी है। मेरे मकान का पता है बेनिया बाग में तालाब के किनारे लाल मकान। किसी इक्के वाले से कहिए वह आपको बेनिया पार्क पहुंचा देगा। पार्क में एक तालाब है जो अब सूख रहा है। उसी के किनारे मेरा मकान है। लाल रंग का छज्जा लगा हुआ। द्वार पर लोहे की फेंसिंग है। अवश्य आइए। धनपत राय। प्रेमचंद जी की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे। इसीलिए ऊपर की चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैंट का टिकट कटाया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गए। प्रेम प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा है। हाँ, मैं मूंछों के बाल जरूर 53% सफेद हो गए हैं। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है। परमात्मा उन्हें शतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा भाषी जनता में कभी उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली शरण जी हैं। पर प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं। लोग उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बातचीत करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं। कद के छोटे, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं। और श्रीमती शिवरानी देवी जी हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बट रहा था, प्रेमचंद जी जरा देर से पहुंचे थे। पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर जो एक सीधे साधे सच्चे स्नेहमय हृदय से ही निकल सकती है, कोई भी सहृदय सुकुमारी पतंगवत अपना जीवन निछावर कर सकती है। प्रेमचंद जी ने बहुत से कष्ट पाए हैं, अनेक मुसीबतों का सामना किया है, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन से कोसों दूर है और बेनिया पार्क का तालाब भले ही जाए, उनके हृदय सरोवर से सरसता कदापि नहीं जा सकती। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। जब इस चालाक साहित्य संसार में बीसियों आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरों को धोखा दिया करते हैं, प्रेमचंद जी की तरह के कुछ आदमियों का होना गनीमत है। उनमें दिखावट नहीं, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया और भारत व्यापी कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई। प्रेमचंद जी से अपनी बार घंटों बातचीत हुई। एक दिन तो प्रातः काल 11 बजे से रात के 10 बजे तक और दूसरे दिन सवेरे शाम से शाम तक। प्रेमचंद जी गल्प लेखक हैं, इसलिए गप लड़ाने में आनंद आना उनके लिए स्वाभाविक ही है। भाषा तत्वविद बतलावे की गप शब्द की व्युत्पत्ति गल्प से हुई है या नहीं। मतलब कहा गया है कि गल्प शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उस समय के विद्वान ही बता सकते हैं कि गप शब्द की उत्पत्ति गल्प से हुई है या नहीं। यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिक्टेटर श्रीमती शिवरानी देवी का डर न रहे तो वे 24 घंटे यही निष्काम कर्म कर सकते हैं।
एक दिन बात करते करते काफी देर हो गई। घड़ी देखी तो पता लगा कि पौने 2 बजे हैं। रोटी का वक्त निकल चुका था। प्रेमचंद जी ने कहा, खैरियत है यह ऊपर घर कि घर में ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती। घर में एक घड़ी रखना और सो भी अपने पास बात सिद्ध करती है कि पुरुष यदि चाहे तो स्त्री से कहीं अधिक चालाक बन सकता है। और प्रेमचंद जी में इस प्रकार का चातुर्य बीज रूप में तो विद्यमान है ही। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। जब पिछली बार आप दिल्ली गए थे तो हमारे एक मित्र ने लिखा था, 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं। 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं, इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर सम्राट पंचम जॉर्ज भी जीवन में एक ही बार दिल्ली पधारे हैं, और प्रेमचंद जी भी तो सम्राट उपन्यास सम्राट ठहरे। इसके सिवा यदि प्रेमचंद जी इतने दिन बाद दिल्ली गए तो इसमें दिल्ली का कसूर है, उनका नहीं। प्रेमचंद जी में गुण ही गुण विद्यमान हो, सो बात नहीं। दोष हैं और संभवतः अनेक दोष हैं। एक बार महात्मा जी से किसी ने पूछा था, आप किसी पर जुल्म भी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, यह सवाल आप बा अर्थात श्रीमती कस्तूरबा गांधी से पूछिए। श्रीमती शिवरानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उनके दोषों पर प्रकाश डालें। एक बात तो उन्होंने हमें बतला भी दी कि उनमें प्रबंध शक्ति का बिल्कुल अभाव है। हम ही सी है जो इनके घर का इंतजाम कर सकी है। पर इस विषय में श्रीमती सुदर्शन उनसे कहीं आगे बढ़ी हुई हैं। वे सुदर्शन जी के घर का ही प्रबंध नहीं करती, स्वयं सुदर्शन जी का भी प्रबंध करती हैं। कुछ लोगों का तो, जिनमें सम्मिलित होने की इच्छा इन पंक्तियों के लेखक की भी है, यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीमती सुदर्शन गल्प लिखती हैं और नाम श्रीमान सुदर्शन जी का होता है। प्रेमचंद जी में मानसिक स्फूर्ति चाहे कितनी ही अधिक मात्रा में क्यों ना हो, शारीरिक फुर्ती का प्राय अभाव ही है। यदि कोई भला आदमी प्रेमचंद जी या सुदर्शन जी को एक मकान में बंद कर दे तो सुदर्शन जी तिकड़म भिड़ाकर छत से नीचे कूद पड़ेंगे और प्रेमचंद जी वहीं बैठे रहेंगे। यह दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी वहां बैठे बैठे कोई गल्प लिख डाले। जम के बैठ जाने में ही प्रेमचंद जी की शक्ति और निर्बलता का मूल स्रोत छिपा हुआ है। प्रेमचंद जी गांवों में जमकर बैठ गए और उन्होंने अपने मस्तिष्क के सुपरफाइन कैमरे से वहां के चित्र विचित्र जीवन का फिल्म ले लिया। सुना है इटली की एक लेखिका श्रीमती ग्रेजरिया दलिदा ने अपने देश के एक प्रांत विशेष के निवासियों की मनोवृत्ति का ऐसा बढ़िया अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक में इतनी खूबी के साथ चित्रित कर दिया कि उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। प्रेमचंद जी का युक्त प्रांतीय ग्राम्य जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है और ग्रामवासियों के मनोभावों का विश्लेषण इतने ऊंचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं के अच्छे से अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। कहानी लेखकों तथा कहानी लेखन कला के विषय में प्रेमचंद जी से बहुत देर तक बातचीत हुई। उनसे पूछने के लिए मैं कुछ सवाल लिख कर ले गया था। पहला सवाल यह था, कहानी लेखन कला के विषय में क्या बतलाऊं? हम कहानी लिखते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं, दूसरे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और क्या कहूँ। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़े और मेरा प्रश्न धारा प्रवाह अट्ठास में विलीन हो गया। दरअसल बात यह थी कि प्रेमचंद जी की सम्मति में वे सवाल ऐसे थे जिन पर अलग अलग निबंध लिखे जा सकते हैं। प्रश्न किया बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, हिंदी कहानी लेखन की वर्तमान प्रगति कैसी है? क्या वह स्वस्थ तथा उन्नतिशील मार्ग पर है? उत्तर मिलता है, प्रगति बहुत अच्छी है। यह सवाल ऐसा नहीं कि इसका जवाब ऑफ हैंड दिया जा सके। दूसरा प्रश्न उठा, नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है? उत्तर, जैनेन्द्र तो है ही, उनके विषय में पूछना ही क्या है। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने कई अच्छी कहानियां लिखी हैं। बहुत ऊंचे दर्जे की कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई, पर तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज बाज कहानियां तो बहुत अच्छी हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर सिंह भी अच्छा लिखते हैं।
श्री जनार्दन झा द्विज में भी प्रतिभा है। तीसरा प्रश्न है, विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर क्या कहाँ विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है? उत्तर देते हैं, हम लोगों ने जितनी कहानियां पढ़ी हैं, उनमें रशियन कहानियों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अभी तक हमारे यहाँ एडवेंचर यानी साहसिकता की कहानियां है ही नहीं, और जासूसी कहानियां भी बहुत कम हैं। जो है भी वे मौलिक नहीं है। केनन डायल की और अन्य कहानी लेखकों की छाया मात्र हैं। क्राइम डिडक्शन की साइंस का हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। प्रश्न अगला आता है, सार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है? चेखव। उत्तर मिला चेखव। प्रश्न, आपको सर्वोत्तम कहानी कौन जची? उत्तर, यह बतलाना बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। टॉलस्टॉय की वह कहानी जिसमें दो यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आई। नाम उसका याद नहीं रहा। चेखव की वह कहानी भी जिसमें एक स्त्री बड़े मनोयोगपूर्ण अपनी लड़की के लिए, जिसका विवाह होने वाला है, कपड़े सी रही है, मुझे बहुत अच्छी जची। वह स्त्री आगे चलकर उतने ही मनोयोगपूर्ण अपनी मृत पुत्री के कफन के लिए कपड़ा सीती हुई दिखलाई गई है। कविंद्र कविंद्र रविंद्रनाथ की दृष्टि दान नामक कहानी पर भी इतनी अच्छी है कि वह संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है। इस पर मैंने पूछा कि काबुली वाला के विषय में आपकी क्या राय है? प्रेमचंद जी ने कहा, निसंदेह वह अत्युत्तम कहानी है। उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखलाया गया है, वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मपासा मपासा की कोई कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुश्किल यह है कि वह सेक्स से ग्रस्त है। प्रेमचंद जी टोल्स्टाय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर, तुर्गनेव का। प्रेमचंद जी टॉलस्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गनेव का। उन्होंने सिफारिश की कि टॉलस्टॉय के अन्ना कैरेनिना और वार एंड पीस शीर्षक पढ़ो, पर प्रेमचंद जी की एक बात से मेरे हृदय को एक बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने कहा, टोलस्टॉय के मुकाबले में तुर्गनेव अत्यंत शुद्र हैं। तो मेरे मन में यह भावना उत्पन्न हुए बिना न रही कि प्रेमचंद जी उच्च कोटि के आलोचक नहीं। संसार के श्रेष्ठ आलोचकों की सम्मति में कला की दृष्टि से तुर्गनेव 19वीं शताब्दी का सर्वोत्तम कलाकार था। मैंने प्रेमचंद जी से यही निवेदन किया कि तुर्गनेव को एक बार फिर पढ़िए। यह थे साक्षात्कार बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा रचित प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। ये रचना अ, इसके रचनाकार बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के अंतर्गत हुआ और संस्करण 1932। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो साक्षात्कार था, ये हमने देखा, ये यूपीएससी के सिलेबस में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने रिकॉर्ड किया है।